इंडियन इकॉनमी का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस स्लाइड आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग ये वाली स्लाइड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, इसको और बड़ा करते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो ऊपर वाले पोर्शन को अलग देखेंगे, नीचे वाले पोर्शन को अलग देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं 200 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री इन वन चार्ट। ये चार्ट तो वही है लगभग जो अभी हम लोग ने लाइन चार्ट देखा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन दूसरा है। कई सारे बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो में भी आपने इसको देखा होगा, ध्रुव राठी ने भी इसका इस्तेमाल किया और एक दो यूट्यूबर्स बड़े हैं उन्होंने और इसका इस्तेमाल किया इस चार्ट का। ये चार्ट जो है, ये जो येलो है वो येलो जो एरिया है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ऊपर वाला है वो ग्रीस, इजिप्ट, टर्की, ईरान, ये सब मिलजुल के हैं। उसके बाद फिर इंडिया के बाद जापान, ये स्काई ब्लू वाला रशिया का है, ब्लैक वाला जर्मनी का है, फिर उसके बाद ग्रीन वाला इटली का है, स्पेन का येलो है, यूनाइटेड किंगडम यूके, अंग्रेज़ लोग जो कि हमारे यहाँ राज करे थे उनका ये डार्क ब्लू वाला है। फिर उसके बाद ये फ्रांस का कलर कौन सा है मुझे नहीं पता ये, और फिर इसके बाद यूनाइटेड स्टेट, ये भी कुछ ब्लू जैसा लग रहा है मेरे ख्याल से। ये यूनाइटेड किंगडम वाला वॉयलेट है, ये यूनाइटेड स्टेट वाला ब्लू है। ईसा मसीह के जन्म के समय से हम ये स्टार्ट करते हैं कैलेंडर अपना। तो जब कैलेंडर स्टार्ट होता है, पहला साल होता है, अभी 2021 पे चल रहे हैं, 2017 तक का ग्राफ है। तो पहले साल में यानी कि जब आफ्टर डेथ ऑफ द क्राइस्ट स्टार्ट होता है, उसका पहला साल होता है, तो हम लोग ये देखते हैं कि उस समय पूरे इकॉनमी में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन इंडिया का था। 30-40% तक का कंट्रीब्यूशन टोटल ग्लोबल इकॉनमी। देखिए ये 100% है, 100 में चाइना लगभग 30% कर रहा है और इंडिया 1, 2, 3, 4 लगभग 40% का कंट्रीब्यूशन इंडिया का है, 30% का चाइना का है, यानी 70% यही हो गया। बाकी 30% में पूरी दुनिया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, आपने इसमें देखा होगा इस वाले ग्राफ में कि ये दिल्ली सल्तनत के टाइम तक भी हम लोग का काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन था। फिर उसके बाद मुगल्स के टाइम तक भी इंडिया और चाइना जो है वो टॉप कर रहे थे, हमेशा इस रैंकिंग में ऊपर ही थे। इंडिया चाइना ही टॉप कर रहे थे। तो इस वाले ग्राफ में भी वही है कि आप देखिए ये इंडिया चाइना का ही पोर्शन सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये नैरो डाउन होने लगता है जैसे जैसे अंग्रेज आते हैं इंडिया में। और वो ये देख रहे हैं आप, जैसे जैसे ये वाला ग्राफ इंग्लिश का ग्राफ, ब्रिटिशर्स का, यूनाइटेड किंगडम का ग्राफ वाइड हो रहा है, वैसे वैसे इंडिया का नैरो होता जा रहा है। लेकिन ये उतना ज़्यादा एडवांटेज ले नहीं पाए। क्यों इतना एडवांटेज? इन्होंने इंडिया को तो बहुत लूटा, लेकिन वो क्योंकि पूरी दुनिया में इन्वॉल्व थे, हर जगह वॉर कर रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन्वॉल्व थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इन्वॉल्व थे, जगह जगह लड़ाइयाँ करनी पड़ती थी उनको। तो इसकी वजह से वो उनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इधर उधर खर्च होता था, वॉर में, डेवलपमेंट में, सेना की मेंटेनेंस में, उसमें काफ़ी खर्च हो जाता था। तो इसलिए उतना ज़्यादा उसको एडवांटेज मिला नहीं अभी तक, और ये एकदम नैरो हो गया। आगे चल के इंडिया का पोर्शन एकदम नैरो हो गया, और अब थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने वापस ग्रो करना शुरू कर दिया। चाइना ने काफ़ी ग्रोथ कर ली है। तो अभी चाइना और इंडिया का ये मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 20-25% हो रहा होगा, और इंडिया का इस समय वर्ल्ड जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन नियर अबाउट 7% है। ये वाला एक ग्राफ देख लेते हैं। ये पीपीपी के टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में है। जैसे जीडीपी नॉमिनल जीडीपी होता है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी वाली जीडीपी है। यह है शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इन 2017 का ग्राफ है ये। 2017 में इंडिया जो था वो पूरी दुनिया में 7.5% का कंट्रीब्यूशन कर रहा था। मतलब हम लोग जहाँ एक समय में 40-50% का कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, वो घट के 7.5% पे आ गया। और जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा 1947 के समय, उस समय तो ये लगभग 1-2% पे था। फिर हमने ये रिकवर करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है इसको। उसके बाद जापान का कंट्रीब्यूशन 4.3, और हमारी समय इकॉनमी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में क्या है, लगभग 9.5-10 ट्रिलियन की है इकॉनमी। यानी कि नंबर 1 इकॉनमी है चाइना पीपीपी के टर्म्स में 23 ट्रिलियन की, और जिसका वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, अप्रॉक्स 20%, 18 पॉइंट समथिंग %। तो इसका साइज़ है, ये नोट करते रहिएगा और इसको बार बार रिवाइज भी करिएगा। सबसे बड़ी इकॉनमी पीपीपी के टर्म्स में चाइना है, $23 ट्रिलियन की इकॉनमी है, और उसका पूरी दुनिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 18.3% का। अमेरिका सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है,
ये ब्लू वाला पोर्शन उसका है, ये ब्लू वाला पोर्शन उसका है, और उसका जो इकॉनमी का साइज़ है वो 19.4 ट्रिलियन डॉलर है। उसका पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूशन कितना है अमेरिकन इकॉनमी का? 15% का। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है हिंदुस्तान का, 9.5 ट्रिलियन डॉलर। नॉमिनल जीडीपी हमारी कितनी है? अप्रॉक्स 3 ट्रिलियन है, यानी कि उससे 3 गुना बड़ी है पीपीपी में उससे 3 गुना ज़्यादा है हमारी। तो अप्रॉक्स 9.5-10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, और वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 7.5% का है। फिर जापान आता है 5.4, फिर उसके बाद बहुत सारे और देश हैं। सर पीपी में फुल फॉर्म क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी होता है, इसका मतलब ये हुआ परचेजिंग पावर पैरिटी, कोई बता सकता है? परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब डिस्पैरिटी, मतलब कुछ भिन्नता। परचेजिंग पावर में क्या पैरिटी है वो चीज़ समझते हैं। जैसे कि इंडिया में 1 रुपया और अमेरिका में 1 डॉलर, तो वहाँ की करेंसी का यूनिट है डॉलर, इंडिया की करेंसी का यूनिट है रुपया। तो हमें पता है इस समय कि $1 = 70 रुपीज़। मेरे जेब में 1 रुपया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज़ आई हैव 1 रुपी इन माई पॉकेट, और मैं यूरोप विज़िट करता हूँ। तो मैं जब अगर यूरोप विज़िट करता हूँ तो मैं ये पाऊँगा कि सपोज़ मुझे वहाँ पे जाके कॉफ़ी पीनी है, यूरोप में जाके मुझे कॉफ़ी पीनी है। तो पता चला अगर मुझे कॉफ़ी पीनी है तो वहाँ पे लगभग $5 की कॉफ़ी मिलेगी, $1 में कॉफ़ी मिल नहीं रही है, या मान लो मिल गई किसी तरह से, $1 की एक कॉफ़ी मिल गई, मैंने पी ली। अब मेरे पास $1 मेरी पॉकेट में है, मैं इंडिया आ गया। तो मैं जब इंडिया आया तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया यहाँ की करेंसी में, यानी मेरे पास 75 रुपीज़ आ गए। अब मैं 75 रुपीज़ में गया तो मैंने क्या किया? कॉफ़ी भी पी ली, चाय भी पी ली, और टोस्ट भी खा लिया। तो यानी कि अगर इंडिया में आपके पास 1 रुपया $1 है तो आप ज़्यादा अमीर हैं, यानी आपको पैसे अमेरिका में ज़्यादा भले मिल रहे हों, लेकिन आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। उतने ही पैसे अगर आपको इंडिया में मिले तो आप बहुत ऐश कर सकते हो। तो ये पैरिटी है परचेजिंग पावर की। परचेजिंग पावर की पैरिटी मतलब कि अमेरिका में मेरे पास पैसे उतने ही है, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद पा रहा, मैं गरीब हूँ एक तरह से, लेकिन मैं उतने ही पैसे लेके अगर मैं इंडिया आ गया तो मैं अमीर हो गया। तो यानी कि फिर क्या, जो नॉमिनल जीडीपी है वो डॉलर के टर्म्स में देखती है, लेकिन जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो कंपेयर करती है कि आपकी क्रय शक्ति कितनी है आपके देश में और अमेरिका में। तो अगर यहाँ पे मैं $1 में 1 kg एप्पल ख़रीद सकता हूँ, ठीक है, 70 रुपये 75 रुपये किलो सेब मिलते हैं, तो मैं 1 किलो एप्पल ख़रीद सकता हूँ 1 kg। और वहाँ पे मैं गया अमेरिका में तो उसने मुझे $1 का 1 एप्पल दिया, और यहाँ पे मैंने जब 1 kg एप्पल ख़रीदा तो उसमें मुझे लेट अस अज्यूम 6 एप्पल मिल गए। तो अब हम ये मानेंगे कि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है, तो देखिए अब फिर से ध्यान से समझिएगा, पीपीपी को हम लोग समझ रहे हैं। अमेरिका का पर कैपिटा इनकम वो $60,000 है, इंडिया में सिर्फ 2000 ही है, $2000 है। लेकिन इंडिया का $2000, इंडिया में $2000 हमसे हम ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, और अमेरिका में अगर हमारे पास $2000 यानी कि यहाँ का $2000 और यहाँ के मान लीजिए $20,000 के बराबर है। बात समझ में आई? या यहाँ का $2000 यहाँ के $6,000 के बराबर है। इसी वजह से नॉमिनल जीडीपी तो हमारी 3 ट्रिलियन की है, लेकिन जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी में देखते हैं तो 9 ट्रिलियन के ऊपर की है। क्लियर? फिर से समझिए परचेजिंग पावर पैरिटी का क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कि अमेरिका में एक मैकडी है, अमेरिका की कंपनी है मैकडोनल्ड्स, हाँ, और इंडिया में भी मैकडी है। अमेरिका में मुझे $1 लेके जाना है मैकडी में, वहाँ से मैं उससे कहता हूँ ऐसा है मुझे एक ज़रा बढ़िया बर्गर खिलाना, वो कहेगा ये सॉस मिलेगा, इसको लेके वापस निकल लो यहाँ से। यहाँ पे हम गए $1 लेके, तो हमने पहले मैकपॉप भी खाया, फिर आलू टिक्की बर्गर भी खाया, और हो सकता है कि इसमें वो एग वाला बर्गर भी खा लें। शायद वो 25 रुपये 30 रुपये का होता है, वो भी 25-30 का होता है, नहीं ज़्यादा हो, थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो गया, 10-20 रुपये अपने पास से भी लगेंगे।
लेकिन 2-3 बर्गर खा लिए, मतलब हमने आलू टिक्की बर्गर भी खा लिया, मैकपफ भी 20 रुपये का आता है वो भी खा लिया, एग वाला भी खा सकते हैं अगर 10-20 रुपये और एक्स्ट्रा रखे हैं तो, और वहाँ पे सकता है वो कोई बर्गर ना दे, सॉस दे के वापस कर दे। तो ये डिफरेंस है, मतलब कि आपके पास सेम रुपए हैं लेकिन वहाँ पे उस रुपए की वैल्यू नहीं है, लेकिन इंडिया में उस रुपए की वैल्यू है। तो इसलिए अगर यहाँ कोई 2000 रुपये भी कमाता है, हम कहते हैं कि यार वहाँ पे उनकी जो पर कैपिटा इनकम है $60,000 है और यहाँ पे $2,000 है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई $2,000 कमाता है तो वो अमेरिका के $10,000 के बराबर है। बात समझ में आई? इसीलिए हमारी जो रियल जीडीपी, देखो आप पीपीपी को रियल मानिए, पीपीपी ज़्यादा एक्चुअल होता है, नॉमिनल तो ठीक है बट मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्चुअल, ज़्यादा रियल पीपीपी होता है। हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं, तो यहाँ पे अगर किसी को कम रुपया भी मिलता है, यानी कि यहाँ की पर कैपिटा इनकम कम भी है, तब भी हम यहाँ पे ज़्यादा आराम से गुजर बसर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से खा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से घूम सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी नॉमिनल जीडीपी टर्म्स में तो हमारी जो इकॉनमी का साइज़ वो 3 ट्रिलियन है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में वो लगभग 9.5 ट्रिलियन है। नॉमिनल जीडीपी में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 2 है, तो पीपीपी के टर्म्स में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $8,000-9,000 है। ठीक है, ये है क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये समझ में आ गया ग्राफ, आगे बढ़ते हैं। ये भी मोर ओवर वही ग्राफ है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, वही चीज़ है लगभग कि यहाँ पे इंडिया सबसे ऊपर था, फिर सबसे नीचे आ गया। ठीक है, फिर अभी वापस रिकवर कर रहा है हम लोग। ये जो डेटा लिया गया है वो एंगस मेडिसन द वर्ल्ड इकनॉमी अ मिलेनियर प्रोस्पेक्टिव, ये एक बुक है जिसको अज्ञात नाविकों ने लिखा था। इसका कोई ऑथर नहीं है, बहुत पुरानी बुक लिखी गई है, ये एंशिएंट टाइम की बुक है ये, और उन्हीं लोगों ने बताया था, क्योंकि उस समय का हमारे पास कोई इकनॉमी का डेटा या कोई रिकॉर्ड या कंप्यूटर या कुछ तो है नहीं, तो उस किताब के बेस पे हमें ये पता चला कि ईसा मसीह के जन्म के समय और उसके पहले, बिफोर क्राइस्ट, हिंदुस्तान की इकॉनमी वर्ल्ड की टॉप इकॉनमी हुआ करती थी। पूरी दुनिया का सोना हमारे यहाँ आता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, जो सोने की चिड़िया है वो तो ठीक है, फिर हमारी एकदम इकॉनमी ख़राब हो गई और लगभग ज़ीरो पे आ गए। हमारा जो जीडीपी में, दुनिया की जीडीपी में 50% 30% का कंट्रीब्यूशन था, वो घट के 0-1-2% पे आ गया। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ट्रेडिंग तो होती रही, जब तक अंग्रेज आखिरी तक रहे तब तक ट्रेडिंग होती रही। तो मुझे कोई बताएगा क्या कि क्या रीज़न था कि हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड इकॉनमी में वो 50% 30% से घटते घटते 1 और 2% आ गया जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय तक। ऐसा क्या हुआ? अगर ये वाला ग्राफ आप देखें तो ब्रिटिश इंडिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, और जब ब्रिटिश इंडिया स्टार्ट हुआ तो आप देखेंगे उसी समय से, तब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, यानी कि जब ताजमहल बनाया गया, शाहजहाँ का समय था, शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब के समय में भी हमारी जो इकॉनमी थी वो वर्ल्ड में टॉप पे थी। चाइना भी नीचे, यूरोप भी नीचे, अमेरिका भी नीचे, मिडिल ईस्ट भी नीचे, सब लोग नीचे। सबसे बड़ी इकॉनमी और सबसे बड़ी हुकूमत, सबसे बड़ा राज्य किसके पास था? औरंगजेब के पास था। वो मुग़ल, कौन सा मुग़ल, क्वेश्चन अगर है कौन सा मुग़ल एम्परर जिसके पास सबसे बड़ा साम्राज्य था, तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब की टेरिटरी सबसे बड़ी थी, अकबर से, शाहजहाँ से, जहांगीर से सबसे बड़ी टेरिटरी औरंगजेब के पास थी। उस समय तक भी इंडिया टॉप पे था, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज आए, यहाँ से ब्रिटिश इंडिया स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश राज स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, वहीं से इंडिया नीचे जाने लगा और यूरोप ऊपर होने लगा। पहले क्या होता था, इसके पहले ये लोग आते थे, व्यापार करते थे, अपना सोना लेके आते थे, दुनिया के बहुत सारे व्यापारी आते थे, सोना लेके यहाँ पे दे जाते थे, सामान लेके चले जाते थे, तो उससे व्यापारियों को सोना मिलता था, प्रॉस्पेरिटी आती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया, औरंगजेब मर गया, और उसके बाद उसके जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, वो उतने एलिजिबल नहीं थे, और औरंगजेब ने क्या किया था कि हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया था हिंदू मुस्लिम में। सम्राट अकबर ने, अकबर को महान क्यों कहा जाता है? अकबर को महान इसलिए कहा जाता है, उसने इंडिया को यूनाइट किया था। ठीक है, उसने राजपूतों के साथ शादी करी है और हिंदू राजाओं को सम्मान दिया, कई सारे को अपने राज्य में, अपने दरबार में स्थान दिया, नवरत्न बनाए। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि सब इस्लामिक तरीके से चलाने लगा, कट्टर बहुत ज़्यादा था, शरीयत के नियम है उसके हिसाब से ये कानून बनाने लगा, उसके हिसाब से चलाने लगा, जजिया कर लगा दिए, मंदिर तोड़े,
तो ये सब सारी चीज़ें करी, तो उससे यहाँ के आवाम नाराज़ हो गई, तो उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत थी और सबसे वैभवशाली हुकूमत भी थी अपने समय में, ठीक है। उसका अंत हो गया और उसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ के धीरे धीरे सारे छोटे छोटे राजाओं को हराना शुरू किया, उनकी टेरिटरी पे कब्जा करना शुरू किया और जागीरदारी उन्होंने अपने पास ले ली। यानी कि पहले वो व्यापार करते थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि वो राजा बनने लगे। मतलब वो क्या करते थे, रेवेन्यू वसूलने लगे। तो रेवेन्यू वसूलने का मतलब ये हुआ कि चल मान लो कॉटन की खेती हो रही है, तो उन्होंने 50% कॉटन ले लिया, उसका उनको कोई पैसा नहीं देना है। यानी कि अब उनको ब्रिटेन से पैसा लेके आने की ज़रूरत नहीं है, चीप रेट नहीं, फ्री में। जैसे वंशिका ने बताया था कि उन्होंने चीप रेट पे यहाँ से सामान खरीदते थे, तो चीप रेट नहीं, वो तो फ्री में लेते थे। रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लगान लेते थे, 50% 60% लगान लेते थे और उस सामान को अपने यहाँ जहाज़ों में लाद के, क्योंकि ब्रिटेन की रॉयल नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसी की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को एक तरह से जीत लिया था। और ये कहा जाता था ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, मतलब पूरी दुनिया में उनका साम्राज्य फैल गया था। अमेरिका उनकी कॉलोनी था, अफ्रीका उनकी कॉलोनी था, ऑस्ट्रेलिया उनकी कॉलोनी था, न्यूजीलैंड उनकी कॉलोनी था, इंडिया उनकी कॉलोनी था, चाइना उनकी कॉलोनी था, हर तरफ अंग्रेज़ों का साम्राज्य था। और अंग्रेज़ों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, मतलब कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं टेरिटरी में दिन जरूर होता था। उनकी टेरिटरी में इतनी बड़ी टेरिटरी हो गई थी कि कहीं ना कहीं उनकी टेरिटरी में सूरज जरूर हो रहा था। तो इसी कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। वो यहाँ से रॉ मटेरियल सब फ्री में ले जाते थे रेवेन्यू के रूप में। लगान, आप लोगों ने वो देखी होगी मूवी लगान करके, हाँ, आमिर खान वाली। तो लगान मूवी में क्या होता था कि लगान और अंग्रेज़ों के बीच में, मतलब भुवन और अंग्रेज़ों के बीच में क्यों क्रिकेट मैच हो रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर तुम मुझे क्रिकेट में हरा दोगे तो मैं आपसे लगान नहीं लूँगा, और अगर हार गए तो मैं दुगना लगान वसूलूंगा। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि अंग्रेज़ उस समय हिंदुस्तानियों से लगान वसूलते थे। तो लगान का मतलब उनकी खेती का हिस्सा, तो वो हिस्सा ले लेते थे और उसको वो यूरोप ले जाते थे। और यूरोप में उस समय रनेसा हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बना दिया था, पावर लूम बन चुका था। तो कॉटन ले जाते थे, पावर लूम में वो कपड़े बना देते थे, बड़े बड़े इंजन लग चुके थे, फैक्ट्री लग चुकी थी। तो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और बल्क में प्रोडक्शन करते थे बहुत सस्ते रेट पे, और वो सस्ते रेट पे प्रोडक्शन करा हुआ सामान फिर से वो रॉयल नेवी में लाद के और इंडिया में और पूरी दुनिया की कॉलोनियों में बेच देते थे। तो इसलिए क्या हो रहा था कि इंडिया का पहले तो आधा पैसा हिंदुस्तानियों का चला गया रेवेन्यू के फॉर्म में, और जो बचा हुआ पैसा था उनका, वो उसके फिर उन्होंने ब्रिटिशर से प्रोडक्ट खरीद लिए। जैसे कि अभी भी हम लोग लक्स, डव, सर्फ, क्लोजअप, कोलगेट ये सब खरीदते हैं, ये सब क्या है, अभी भी अंग्रेज़ों के प्रोडक्ट हैं। ये सारे डेटॉल, रॉबिन ब्लू नील, ये सब अभी भी अंग्रेज़ों के प्रोडक्ट हैं, अंग्रेज़ या अमेरिका के प्रोडक्ट हैं सारे के सारे। और वो हमारे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है कि हम लोग अभी भी ये मानते हैं कि जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वही अच्छे हैं, हम अपने अभी कंट्री के प्रोडक्ट खरीदना उतना पसंद नहीं करते। इसी कारण से अभी भी हमारा जो करेंसी है वो डॉलर के अगेंस्ट और पौंड के अगेंस्ट, ब्रिटेन की करेंसी क्या है, पौंड है। तो पौंड जो है वो लगभग 100 रुपये के बराबर है, यानी 100 रुपये खर्च करेंगे तो 1 पौंड मिलेगा। मतलब हमारी करेंसी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत वीक है अभी भी। क्यों? क्योंकि अभी भी हम क्या करते हैं, ब्रिटेन से, यूरोप से, अमेरिका से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी करेंसी की वैल्यू नीचे जा रही है, उनकी करेंसी की वैल्यू ऊपर आ रही है। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।